हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाखा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकेंड के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के अंतर्गत हाइपोथेसिस के सोर्सेज के बारे में चर्चा करूँगा। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में एक PDF मैंने डाला था, यानी प्राकल्पना जो अध्ययनकर्ता के लिए बनाई जाती है, निर्मित की जाती है, उन प्राकल्पनाओं का प्रतिपादन करने के लिए अर्थात फॉर्मुलेशन के लिए उनमें कई प्रकार के स्रोत सोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो एक अध्ययन करने वाला व्यक्ति कई प्रकार के सोर्स के माध्यम से हाइपोथेसिस को ग्रहण करता है। व्यक्ति अपने स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना या अंतर्दृष्टि के आधार पर भी हाइपोथेसिस को निर्माण करता है। लुंडबर्ग ने कहा था कि हम एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज जो है कविता, साहित्य, दर्शन या समाजशास्त्री साहित्य, मानव जाति शास्त्र या सिद्धांतों में कर सकते हैं। इसी प्रकार गुड्डे और हार्ट ने भी उपकल्पना के 4 प्रमुख स्रोत बताए, जिसमें सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, या समरूपताएं हैं, या व्यक्ति के अनुभव हैं। तिनका हम यहाँ चर्चा करेंगे। जनरल कल्चर पहली जो बताई है स्रोत, प्रत्येक समाज की एक कल्चर होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके रहन सहन, खान पान, उनके कपड़े पहनने का ढंग का एक शैली होती है। परिवार या विवाह या नातेदारी या सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है, जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। ये सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। और सामान्य संस्कृति के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बातें देखी जा सकती है: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सोशल चेंजेस। तो ये तीनों चीज़ें जो सामान्य संस्कृति के अंदर आते, पहले उसके बारे में बात करें। पहली, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और प्राकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करती है। आधुनिक जो भौतिक विज्ञानों का जो विकास है और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और अमेरिका में क्यों हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? तो इसका कारण भी उन देशों की जो कल्चरल बैकग्राउंड है या वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसका प्रभाव। अमेरिका और भारत में जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उन दोनों में भिन्नता है। उसका कारण है वहाँ की प्राकल्पनाएं भी अलग अलग हैं। जैसे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था आदि का विशेष महत्व है। इसीलिए भारत में कोई भी प्राकल्पना इस पर आधारित हो सकती। दूसरी ओर पश्चिमी समाजों में व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादिता को महत्व दिया गया है। तो वहाँ व्यक्तिगत सुख का संबंध कई स्रोतों से जोड़ा गया है। वहाँ व्यक्तिगत सुख के प्रसंग को लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनाई गई। दूसरी ओर भारत में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत, यजमानी प्रथा, पंचायत व्यवस्था आदि को लेकर के महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं बनाई गई। उदाहरण के लिए जैसे संयुक्त परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की जो स्थिति वो निम्न है।
इस प्रकार की प्राकल्पनाएं भारत में देखी जा सकती है। तो इससे स्पष्ट है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक विशेष प्रकार का जो प्राकल्पना को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी बात, लोक विश्वास। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी सामान्य मान्यताएं एवं विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति जो है कहावतों, मुहावरों, दोहों, तुकबंदियों, सूक्तियों आदि के द्वारा होता है। क्योंकि इनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता है और कई लोग इसे सहज रूप से स्वीकार भी कर लेते हैं, किंतु ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य है, ये जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी को भी प्राकल्पना मानकर अध्ययन कर सकते हैं। तीसरी बात है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है, समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है और यह परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को जन्म देते हैं। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो भारतीय समाज में जो होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ प्राकल्पना अगर बनाए तो वो इस प्रकार हो सकती है, जैसे ज्यों ज्यों इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, औद्योगिकरण बढ़ेगा या नगरीकरण बढ़ेगा तो क्या होगा, संयुक्त परिवार टूटेंगे, जाति प्रथा का जो विघटन वो भी होगा और एजुकेशन का जो प्रसार होगा उससे भारतीय समाज में क्या स्त्रियों की जो स्थिति है, जो स्त्रियों की जो लेडीज़ की जो स्टेटस है वो बढ़ेगी, उच्च होगी और प्रजातंत्र के जो मूल्यों के प्रसार के साथ साथ जो समानता की जो भावना उसमें भी वृद्धि होगी। ये चीज़ें सारी सोशल चेंज के कारण हुई। तो इस प्रकार से तीन बातें जो है हमें सामान्य संस्कृति के संदर्भ में समझने वाली बात है। अब दूसरा जो प्रमुख स्रोत था हाइपोथेसिस का वह है साइंटिफिक थ्योरीज, अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांत। कई सारी हाइपोथेसिस का जो आधार है वो समाज में पूर्व से चले आ रहे हैं, जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो है, यानी पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों का आधार माना गया समाज में। तो अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यकरण करते हैं और ये सामान्यकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर ली जाती है। तो कार्ल मार्क्स के जो वर्ग संकर के सिद्धांत हैं पर समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से जुड़ी हुई अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया। तो साइंटिफिक थ्योरीज भी एक स्रोत के रूप में बताई गई। तीसरी है सादृश्यताएं। कई बार प्राकल्पनाओं को जन्म देती है, कई बार सादृश्य, जैसे अल्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों के शरीर की रचना से ग्रहण की और उस समाज को भी एक शरीर की भांति मानते हैं। इसी प्रकार जूलियन हक्सले का भी था इस संबंध में मत कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार जो हैं मानव और पशुओं में समान रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ पौधे हों, पशु पक्षियों पर जो पड़ने वाले जो एनवायरनमेंट का प्रभाव है के आधार पर भी मानव समाज पर भी जो पर्यावरण का प्रभाव है कि भी समान रूप से कल्पना की गई। तो लुई पास्चर ने भी चेचक के टिक्के का जो आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। तो इस प्रकार से सादृश्यताएं भी एक तरह से प्राकल्पना का स्रोत माना जा सकता है। नंबर चौथा है पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव। एक्सपेरिमेंट्स भी होता है, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो पर्सनल भी होते हैं, उसका परिणाम भी होता है, पर्सनल परिणाम कई परिणामों का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए लेम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं इस प्राकल्पनाओं को सैनिकों के अध्ययन के संबंध में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ग्रहण किया था। न्यूटन की जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो प्राकल्पना है, इस पर डार्विन के अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना है और माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की जो प्राकल्पना है, ये सब उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है। तो इस प्रकार विविध घटनाएं और अवस्थाओं में से एक अध्ययन करता जो विशेष अनुभूतियाँ होती हैं उसी के आधार पर वो विभिन्न प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। नंबर 5 है अंतःप्रज्ञा। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि या अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जीवन की अनेक घटनाएं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं ना
कि मेरा मन ऐसा कहता है। तो ये क्या है? ये उसकी अंतर्दृष्टा की कही जा सकती है, अंतर्प्रज्ञा है। इस पे आधार पर जो भी कल्पनाएं होती है, प्राकल्पनाएं होती है, उसका भी कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन हो जाता है। तो जो महापुरुष होते हैं वो आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष जो है अपनी अंतर्प्रज्ञा के आधार पर देते हैं। तो इस प्रकार से कई कल्पनाओं का आधार अंतर्प्रज्ञा को माना है। नंबर अंतिम और 6 है प्राकल्पना के स्रोत का, वह है अनुसंधान एवं साहित्य। तो कई बार हम अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए जो रिसर्च है, स्टडी है, उसके निष्कर्षों को या साहित्य के आधार पर भी हम प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। इसके संबंध में लुंडबर्ग की मान्यता है कि हम कविता है, साहित्य है, दर्शन है, समाजशास्त्र है, नरजाति विज्ञान है एवं वर्णनात्मक साहित्य है, कलाकारों एवं चिंतकों के मानव के सामाजिक रिलेशन पर आधारित सिद्धांत के आधार पर भी हम हाइपोथेसिस को निर्मित करते हैं। तो लिटरेचर और रिसर्च जो वर्क उसके आधार पर भी हम नई कल्पनाएँ प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से 6 स्रोत जो हैं वो प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए समाजशास्त्र में बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।